नमस्कार। अपने वादे के अनुसार आज से मैं शुरू करने जा रहा हूँ अपनी 4 किताबों की श्रृंखला की पहली किताब स्वप्न चुभे शूल से का वाचन। इस किताब को 2019 के महाराष्ट्र राज्य हिंदी अकादमी के बाबूराव विष्णु पराडकर स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो आइए शुरू करते हैं किताब स्वप्न चुभे शूल से का पहला एपिसोड। स्कूल से घर लौटकर बस्ता रखा और मुंह धोकर खाना खाने बैठा ही था कि दरवाजे की सांकड़ बजी। मैंने सोचा, लाए बरसती ऐसी दोपहरी में कौन होगा भला। घर में और कोई नहीं था। भाई साहब अपने किसी सहपाठी के यहाँ गए हुए थे, पिताजी अपने दफ्तर और माँ मौसी जी के घर। उठकर दरवाज़ा खोला तो देखा पसीने से सराबोर मेरा दोस्त हरि प्रसाद मोहता अपनी साइकिल को सामने के पेड़ की हल्की सी छाया में खड़ी कर दरवाज़ा खुलने की राह देख रहा है। दरवाज़ा खुलते ही वो चिलचिलाती धूप को भागकर पार करते हुए घर के अंदर घुस गया। बीकानेर की गर्मी के तेवर उन दिनों कुछ ज़्यादा ही तेज हुआ करते थे। एसी तो बहुत दूर की चीज़ थी, कूलर भी नहीं होते थे उन दिनों। 50 में से किसी एक घर में पंखा होता था। नींद की मीठी मीठी झपकियों के बीच बार बार हाथ के पंखे को झलना बहुत अखरता था और भगवान पर बड़ा गुस्सा आता था कि वो गर्मी के इस मौसम में खूब तेज हवा क्यों नहीं चलाए रखता। मगर हवा जो बंद होती थी तो कुछ इस तरह बंद होती थी कि पेड़ का पत्ता तक नहीं हिलता था। और मुझे याद है कि घर में बिजली लगने से पहले कई बार मेरी माँ रात रात भर बैठकर हम लोगों को पंखा झला करती थी। जब कई कई दिन इसी तरह गुजर जाते तो सब लोग भगवान से अरदास करते, हे भगवान, और कुछ नहीं तो आंधी ही भेज दे। भगवान को भी पश्चिमी राजस्थान की इस धोरों की धरती पर बसे हर तरह के अभाव झेलते लोगों पर थोड़ी दया आ जाती और इधर उधर से कोई आवाज़ आ जाती, अरे काली पीली आंधी आ रही, अरे। और सब लोग उठ खड़े होते थे उस काली पीली आंधी को देखने के लिए। क्षितिज पर उभरता एक छोटा सा काला पीला धब्बा थोड़ी ही देर में रेत का समंदर बनकर पूरे आकाश को ढक लेता था। हर ओर बस रेत ही रेत। सड़क की बत्तियां जला दी जाती थी क्योंकि इस काली पीली आंधी की परत इतनी मोटी होती थी कि सूर्य देवता की तेज किरणें भी उस परत को भेद नहीं पाती थी। हर तरफ मिचमिचाती आंखें और सर पर रुमाल या गमछा लपेटे लोग, और हाँ, हर आंख रेत से कड़कड़ाती हुई, हर मुंह रेत से भरा हुआ। ये आंधी लगातार कई कई दिनों तक चलती रहती थी। इसी रेत की आंधी के बीच सोना, इसी रेत के बीच उठना, इसी के बीच नहाना धोना और इसी के बीच खाना पीना। सुबह सोकर उठते तो देखते कि जिस करवट सोए थे उस करवट पर शरीर के साथ साथ रेत का एक छोटा सा टीला बन गया है और पूरा मुंह रेत से भरा हुआ है। आंखों को बहुत देर तक खोल नहीं पाते थे क्योंकि आंख की पलकें रेत से भरी हुई होती थी। मगर ये रेत की काली पीली आंधी अपने साथ एक ऐसी सौगात लेकर आती थी जिसकी वजह से इतनी तकलीफों के बावजूद ये आंधी हमें बुरी नहीं लगती थी। ये सौगात थी गर्मी से राहत। जितने दिन ये आंधी चलती रहती थी, जाहिर है हवा भी चलती रहती थी और हवा चलने का मतलब गर्मी से ज़बरदस्त राहत। मैं जल्दी से हरी को ड्राइंग रूम में ले गया जहाँ पंखा लगा हुआ था। एक खिड़की पर खस की टटी लगी हुई थी और रेडियो पर धीमी धीमी आवाज़ में
अल्लाह जिलाई बाई का गाया एक लोकगीत बज रहा था। थाने पंखियों जलाऊं, सारी रैन जी मारा मीठा मारू। बीकानेर में रेडियो स्टेशन अप्रैल 1963 में खुल गया था। घर में रेडियो तभी आ गया था, मगर रेडियो उन दिनों ड्राइंग रूम की शोभा हुआ करता था। सब लोग उसके चारों तरफ बैठकर जाहिर है घर के बड़ों की पसंद के प्रोग्राम सुना करते थे। रेडियो पर प्रोग्राम भी चलते रहते थे और गपशप भी। कभी ताऊ जी या मामा जी आ जाते या पिताजी के मित्रों की मंडली जम जाती थी, तो हम बच्चों को वहाँ से हटना पड़ता था। शायद बड़ों को लगता था कि चाहे हम बच्चे पास न बैठे हों, गाने तो दूर तक भी सुनाई देते ही थे। इसलिए उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं लगता था कि रेडियो सुनने के हमारे अधिकार को वो हमसे छीन रहे हैं, क्योंकि बाकी लोगों के लिए रेडियो फिल्मी गाने सुनने का साधन मात्र था। दो बातें थी जो मुझे कुछ परेशान करती थी। भाई साहब जब छठी क्लास में अव्वल आए तो पिताजी ने उनसे पूछा कि उन्हें क्या इनाम चाहिए। भाई साहब ने कभी किसी को बैंजो बजाते हुए देख लिया होगा। उन्होंने पिताजी को कहा कि अगर वो इनाम देना चाहते हैं तो एक बैंजो दिलवा दें। बस पिताजी, मैं और भाई साहब हम तीनों बाजार गए और एक बैंजो खरीदा गया 15 रुपए में। बहुत खुशी खुशी बैंजो घर ले आया गया। भाई साहब ने जब किसी को बैंजो बजाते देखा था तो उन्हें लगा कि इसमें मुश्किल क्या है। एक तरफ एक प्लास्टिक के टुकड़े से तारों को छेड़ना है और दूसरे हाथ की उंगलियों से सुरों को दबाना है। घर लाते ही वो उसे बजाने बैठे और मैं बहुत चाव से उनके पास बैठा। अब उन्होंने बैंजो बजाने की कोशिश की। वो तारों को छेड़ने लगते तो दूसरा हाथ जिससे सुर दबाने थे वो रुक जाता, और अगर सुर दबा देते तो तारों को छेड़ना भूल जाते। मैं थोड़ी देर बाद वहाँ से उठ गया, क्योंकि मुझे उसमें कोई मज़ा नहीं आ रहा था। दरअसल कोई भी साज किसी जानकार इंसान के हाथ में होता है तो लगता है कि इसे बजाने में मुश्किल क्या है, मगर यही साज किसी और के हाथ में जाकर बिल्कुल बेजान हो जाता है। हर साज को साधना पड़ता है और ये साधना 2-4 दिन में मुमकिन नहीं होता। इसके लिए धीरज पहली शर्त होती है। शायद भाई साहब में इस मामले में इतना धीरज नहीं था कि बैंजो को साध पाते। 2-4 दिनों तक उन्होंने उसे बजाने की कोशिश की, लेकिन बात कुछ बनती नजर नहीं आई, तो उन्होंने उसे ऊपर अपनी अलमारी में सजा कर रख दिया। मुझे वो बैंजो बहुत आकर्षित करता था। एक दिन भाई साहब से डरते डरते मैंने पूछा, आप तो इसे बजाते नहीं हैं, क्या मैं इसे बजाने की कोशिश करूं? वो बोले, हाँ यार, मुझसे तो नहीं बज रहा है ये, तुम कोशिश करके देख लो। मैंने सबसे पहले बैंजो के 8 तारों को एक सुर में मिलाया। अब मैं रेडियो के पास बैठकर गानों के साथ साथ बैंजो पर सुर मिलाने की कोशिश करता था। शुरू शुरू में तो कभी कभार गाने के 2-4 सुर मिल जाते थे, फिर धीरे धीरे मैं थोड़े थोड़े गाने बैंजो पर निकालने लगा। जब लोग आसपास बैठे होते थे तो मेरी ये साधना नहीं हो सकती थी, क्योंकि इस काम में एकाग्रता की ज़रूरत होती थी और भीड़ में मैं एकाग्रचित्त नहीं हो पाता था। मेरी दूसरी परेशानी ये थी कि मुझे फिल्मी गाने सुनने में जितना आनंद आता था, उससे कहीं ज़्यादा आनंद रेडियो नाटक सुनने में आता था। जब भी रेडियो पर नाटक सुनने का मौका मिलता था, मेरी कल्पना के सारे दरवाजे खुल जाते थे और मैं जैसे दूसरी ही दुनिया में पहुंच जाता था। मगर दुर्भाग्य से घर में न जाने क्यों और किसी को भी रेडियो नाटक सुनने में कोई रुचि नहीं थी। इसलिए अगर कभी मैं रेडियो पर कोई नाटक लगाकर सुनने की कोशिश करता तो कोई न कोई स्टेशन बदल देता और मुझे नाटक की उस खूबसूरत दुनिया से बाहर आना पड़ता। ये दोनों ही समस्याएं ऐसी थीं जिसका एक ही हल था कि मेरे पास अपना एक अलग रेडियो हो,
जिस पर मैं जब चाहूँ अकेला बैठकर नाटक सुन सकूँ और जब चाहूँ उस पर संगीत चलाकर उसके साथ बेंजो बजा सकूँ। लेकिन जब 20-30 घरों में से किसी एक घर में रेडियो हो तो मुझ जैसे 7वीं-8वीं कक्षा के छात्र के पास एक अलग रेडियो हो, ये शायद सपने में ही संभव था। हरी घर के अंदर आया और आते ही बड़े उत्साह के साथ बोला, एक चीज़ लाया हूँ, तू देखेगा तो खुश हो जाएगा। मैंने कहा, अरे भाईला, इतनी गर्मी में आया है, पहले पानी तो पी ले, मेरे साथ दोने वाले रोटी के खा ले, फिर देख लूँगा कि तू क्या लाया है। दरअसल हरी डाक टिकट इकट्ठे करता था, इसलिए मैंने सोचा शायद कोई अच्छा डाक टिकट लाया होगा दिखाने, जिसमें मुझे कोई ख़ास रुचि नहीं थी। मगर उसने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया और बोला, 2 तार के टुकड़े लेकर आ, फिर दिखाता हूँ तुझे कि मैं क्या लाया हूँ। अब मुझे लगा कि शायद बात वो नहीं है जो मैं समझ रहा था। मैं उठा और 2 तार के टुकड़े लेकर आ गया। अब हरी ने अपनी जेब से काले रंग का एक हेडफोन निकाला जो किसी फ़ोन का एक हिस्सा लग रहा था। उसके पीछे की तरफ 2 स्क्रू से निकले हुए थे। तार के दोनों टुकड़े उन स्क्रूज पर लपेटे गए। एक तार को एरियल के तौर पर ऊंचा टांग दिया गया और दूसरे तार के टुकड़े का एक सिरा हरी ने मेरे मुंह में डाल दिया। उस हेडफोन में कुछ कंपन सी होने लगी तो हरी ने उसे मेरे कान से लगा दिया। उसे बहुत ही साफ साफ आवाज़ में गाने आ रहे थे। हरी बोला, घर में बिजली ना हो तब भी आकाशवाणी बीकानेर इसमें जब तक स्टेशन चालू रहेगा सुना जा सकता है। प्रभु रेडियो पर 5 रुपए में हेडफोन मिलता है और उसमें 2 रुपए का एक क्रिस्टल लगवाना पड़ता है। उसी शाम अपनी गुल्लक को तोड़ा तो देखा उसमें 8 रुपए 4 आने जमा थे। अपने उस बैंक को खाली करते हुए मुझे ज़रा भी अफसोस नहीं हुआ, क्योंकि मुझे लगा इसके बाद मेरी दुनिया बदल जाने वाली थी। मैंने प्रभु रेडियो से हेडफोन खरीदकर उसमें क्रिस्टल लगवाया और घर आकर अपने कमरे में उसे अच्छी तरह स्थापित कर दिया। मेरा कमरा ऊपर की मंजिल पर था। एरियल के तार को खिड़की में से निकालकर सबसे ऊपर लगी लाइट के छोटे से पोल से बांध दिया गया। अब मेरे पास मेरा खुद का व्यक्तिगत रेडियो था। हेडफोन हाथ में आया तो लगा, कुछ करके क्या इसकी आवाज़ बढ़ाई नहीं जा सकती। मैंने देखा कि एक सिरे को एरियल के तौर पर काम में लिया जाता है और दूसरा सिरा मुंह में डालते हैं। इसका मतलब हुआ कि दूसरा सिरा अर्थ का काम देता है। थोड़ी खोपड़ी दौड़ाई कि अगर अर्थिंग थोड़ी बेहतर हो तो शायद आवाज़ और बेहतर और तेज़ हो जाए। घर के पिछवाड़े में जहाँ गायें बांधी जाती थीं, मैंने एक गड्ढा खोदा, उसमें नमक और कोयला डाला और एक सरिया उसमें डालकर गड्ढा बंद कर दिया। गायें बंधी रहने से उस जगह नमी तो हमेशा बनी रहती थी। सरिये से तार लपेटकर जब उसे हेडफोन के एक सिरे से जोड़कर देखा तो अब आवाज़ थोड़ी तेज़ हो गई थी। इस हेडफोन से नाटक सुनने में तो कोई दिक्कत नहीं होती थी, मगर बेंजो बजाने के लिए तो दोनों हाथ चाहिए। अब अगर मैं एक हाथ से हेडफोन पकड़ लूँ तो बेंजो कैसे बजाऊँ? मेरे एक बचपन के दोस्त है महेश खत्री। कोई 30 से 1 बरस पहले एक बार जब मैं बीकानेर गया हुआ था तो मुझे मिल गए और बोले, महेंद्र जी, मैंने अभी एक नया मकान बनवाया है, चलिए आपको अपना मकान दिखाता हूँ। मैं उनके पीछे पीछे चल पड़ा। बहुत मन से उन्होंने एक अच्छा सा मकान बनाया था और उतने ही मन से उन्होंने अपने मकान का एक एक कमरा दिखाया। आखिरी कमरे का दरवाज़ा खोलते हुए वो थोड़ा हंसे और बोले, महेंद्र जी, ये वो कमरा है जो बीकानेर के हर मोदी के घर में होना लाजमी है। दरवाज़ा खुला तो मैंने देखा उस कमरे में टूटी फूटी चीज़ें और कबाड़ भरा पड़ा है। हूँ तो आखिर मैं भी बीकानेर का मोदी ही। मेरे घर में भी एक छोटा सा कमरा था जिसमें कबाड़ भरा हुआ रहता था। उस कबाड़ में ही मुझे एक पत्ती मिल गई। उस पत्ती को अर्धचंद्राकार मोड़कर उसके एक तरफ हेडफोन लगाया और दूसरी तरफ एक कपड़ा लपेटा ताकि वो पत्ती कान के चुभे नहीं। अब मेरे दोनों हाथ बेंजो बजाने के लिए आज़ाद हो गए थे। बस
थोड़ी थोड़ी देर में इस हेडफोन को थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता था, क्योंकि था तो ये एक जुगाड़ ही।